स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 67th बीपीएससी पीटी के लिए मैं जो लेटेस्ट पैटर्न है इम्तिहान पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा। और यहाँ पे आज हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इसका पूरा क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि जैसा कि मैंने बताया था कि इस टेस्ट का हर एक टेस्ट जो है मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूँगा। एक पार्ट में रहेगा 1 से 75 और नेक्स्ट में रहेगा 75 से 150 तक, ठीक है। तो आप लोग को जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो 30-30 मिनट का मैं वीडियो हर पार्ट में बनाऊँगा और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए तो पहला नंबर यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इम्तिहान पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 67 बीपीएससी लेटेस्ट पैटर्न पे। पहला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है 3 कथन दिया गया है, ठीक है। और 3 कथन यहाँ पे आप लोगों का इसमें पूछ रहा है कि कौन से इसमें सत्य हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दें कि इसमें जो है वो सभी कथन जो है सत्य हैं। यहाँ पे पहला बोल रहा है कि अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, ये सही है। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, सही है। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने कश्मीर पर शासन नहीं किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्मन वंश जो था वो कश्मीर पर शासन नहीं किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। और कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, ये तीनों जो वंश थे ये कश्मीर पे शासन किए थे। अगर पूछेगा कि इनको सही कालक्रम में अरेंज करें तो सबसे पहले कारकोट वंश ने शासन किया, उसके बाद उत्पल वंश ने शासन किया, उसके बाद लोहार वंश ने कश्मीर पर शासन किया था। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर में। तीसरा में बोल रहा है कि चोल काल के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी कि कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें देखिए गलत कोई भी नहीं है, सारा सही है। यानी कि चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, सही है। इस काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, सही है। चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाती सेना था, सही है। इस काल में कलंजू सोने का सिक्का था, यह भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है, क्योंकि सभी जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट आइए 4th नंबर में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान शाखा के बीच मुख्य मौलिक अंतर क्या है। तो यहाँ पे है बुद्ध की पूजा। तो महायान वाले क्या है कि बुद्ध को भगवान की तरह भगवान मानकर उनकी पूजा अर्चना करते थे, जबकि हीनयान जो है बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि एक महापुरुष समझते थे। नेक्स्ट आइए 5वां नंबर में। बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे देखें पहला जो है मगध, तो मगध का हो जाएगा अजात शत्रु, मिलाते जाइएगा। अजात शत्रु जो मगध का शासक अजात शत्रु था। वहीं पे आइए वत्स का हो जाएगा उदयन, तो 2 का बी हो जाएगा। अवंती में आइए, अवंती का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चंड प्रदोत, ऑप्शन ए। और कौशल का यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रसेनजीत, एक ही बच गया तो ये सी हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। बोल रहा है कि डॉक्टर कानूनगो ने किस शासक द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। तो छठा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित करीब 1700 से ऊपर सराय थे, इन्हीं को ही डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा था। नेक्स्ट आइए 7 नंबर में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने शासन काल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूल करने का आदेश जारी किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। 4 कर कौन कौन से थे, तो यहाँ पे आप लोग इसका याद रखिएगा कि 4 कर कौन कौन से थे। तो ये हो जाएगा आपको जजिया कर, जकात कर, खराज कर और खम्स कर।
और पूछता है कि जजिया कर सर्वप्रथम किसने लागू किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में, निम्नलिखित में बेमेल जोड़े की पहचान करें। इसको यहाँ पे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। दो में आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान कर कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो 9 नंबर में यहाँ पे आइए, टोडर जो मल थे वो भागवत पुराण का था, तो टोडल मल यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा। चलिए, तो 9 नंबर के यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। टोडरमल ने भागवत पुराण का अनुवाद किया था, और बदायूनी जो थे वो रामायण का किए थे फारसी में, तो बी का 1 हो जाएगा। और फैजी जो थे वो गणित की पुस्तक लीलावती का अनुवाद किए थे, याद रखिएगा। और इब्राहिम जो सरहिंदी थे वो आपका अथर्ववेद का अनुवाद किए थे, और अब्बुल फजल जो थे वो पंचतंत्र का अनुवाद किए थे। तो इस तरह से 9 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 10वें नंबर में, बुरा शिवाजी से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें असत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। 10वां नंबर, पहला बोला कि पुरंदर की संधि महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य में हुई थी, तो 10वां का यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। पहला नंबर, बोला शिवाजी के राज्याभिषेक प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया, ये भी सही है। तीसरा बोला शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्ट दिग्गज कहा जाता था, ये गलत है, अष्ट दिग्गज नहीं कहा जाता था, अष्ट प्रधान कहा जाता था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। शिवाजी के अष्ट प्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, तो चौथा भी सही है, यानी कि इसका आंसर सी जो है वो केवल गलत है। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, 11 नंबर बोला कि मोपला विद्रोह किस आंदोलन की एक शाखा थी, तो 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत आंदोलन का ये एक शाखा थी। तो मोपला विद्रोह पूछता है कि कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो याद रखिएगा मोपला विद्रोह जो था वो 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो अली मुसलियार थे। ये पूछा हुआ है कि मोपला विद्रोह के नेता कौन थे, तो याद रखिएगा अली मुसलियार। और यह जो आंदोलन था ये मुस्लिम किसानों के द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। 12 नंबर में आइए, 1927 में भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों में सुधारने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी, तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बटलर कमेटी की यहाँ पे बनाई गई थी। नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि स्मिथ कमेटी और स्ट्रेची कमेटी जो थे ये दोनों ये अकाल आयोग से संबंधित थे। 13 नंबर में आइए, बोरा नीचे दिए गए कथनों पर सावधानी पूर्वक विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें, तो पूछ रहा है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था, सही है। इसके शासनकाल में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ये भी सही है। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में की गई थी, ये गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ऑप्शन डी जो है, कर्नवालिस के कार्यकाल में कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी केवल गलत है। 14 नंबर में ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर सावधानी पूर्वक विचार करें और इनमें से कौन से कथन जो है वो सत्य है, तो यहाँ पे याद रखिए रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, सही है। लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था, ये भी सही है।
कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत एवं केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक अलग गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। ये भी सही है, यानी 1 2 3 तीनों कथन सही है। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। 15 नंबर में आइए, किस संस्था के सदस्यों के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था? तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1925 ईस्वी में। ठीक है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, जिसमें कि HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों का इसमें हाथ था। और इसी घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, रोशन लाल को और राजेंद्र लहरी को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसको चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, 17 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि अरुणा आसफ अली ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 9 अगस्त 1942 को हुई थी, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो के तहत प्रमुख राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अंग्रेजों के दमन के बाद भूमिगत आंदोलन का जो नेतृत्व था वो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली ने मिलकर किया था। नेक्स्ट आइए 18 नंबर, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा है? तो इस तरह का कथन वाला जो क्वेश्चन है वो इधर देख रहे थे आप, CDPO में बहुत सारा क्वेश्चन, करीब 6-7 क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, तो इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन इसमें शामिल किया जा रहा है। तो 18 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। TR होम्स ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, और वहीं पे अगर पूछेगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र किसने कहा था? तो जेम्स आउटरम और टेलर ने कहा था। और VD सावरकर का आप लोग जानते हैं कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे वीर सावरकर ने। 19 नंबर में ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में महाराष्ट्र पुणे में की थी स्थापना। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, यहाँ पे सूची को मिलान करना है। तो 20 नंबर का यहाँ पे देख लीजिए। 20 नंबर में यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एक एक करके आप लोग देख ले। सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना अगर पूछेगा तो वो एनी बेसेंट ने 1898 में किए थे। ठीक है, लेकिन वेदांत कॉलेज यहाँ पे है तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। पहले छाट किस तरह से करना है आंसर देख लीजिए। तो वेदांत कॉलेज का जो संस्थापक हो जाएंगे वो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, और बेलूर मठ का जो हो जाएंगे वो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। तो 20 का यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, और डी का आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद आइए शारदा सदन, तो शारदा सदन का हो जाएंगे रामाबाई, और पूना सार्वजनिक सभा के हो जाएंगे MG रनाडे। तो इस तरह से आपका इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। 21 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोस को राष्ट्रनायक कहा, सही है। जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा, यह भी सही है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली, ये भी सही है। महात्मा गांधी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक इसमें सही है, यानी कि सभी जो है वो सही है। 22 नंबर में ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे याद कीजिएगा, अगर प्रथम राजनीतिक संस्था बोलेगी भारत में तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंड होल्डर सोसाइटी। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने 1838 ईस्वी में कोलकाता में की थी, और ये एक तरह से इसको बंगाल जमींदार सभा की संज्ञा दी जाती है। 23 नंबर में ये कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्न में से किस संस्था को
अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन का। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन दास मिलकर के आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और उसके बाद जब 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ तो इसका फिर उसमें विलय कर दिया गया था। 24 नंबर में आइए, देखिए फिर से एक कथन वाला आ गया कि किस भारतीय ने लिखा है कि ए.ओ. ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? तो 24 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में, विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना में है। और ये जो शुरू हुआ था ये आपका हुआ था 1951 में। 26 नंबर में आइए, बोला कि शेर खां यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। शेर खां जो है वो शेर शाह सूरी के लिए यूज किया गया है। शेर शाह सूरी को ही शेर खां कहा जाता था। तो शेर खां ने बंगाल के किस शासक को हराकर हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछता है कि हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो शेर शाह सूरी ने यानी कि शेर खां ने। और पूछेगा कि किसे हराकर? तो नुसरत शाह को हराकर शेर शाह सूरी यानी कि शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, बोला है मखदूम सफुद्दीन याह्या मनेरी सूफी संत के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो इसका जितने भी ऑप्शन है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 27 का यहाँ पे देख लें, ये 27 में मखदूम सफरुद्दीन याह्या मनेरी के बारे में कहा गया है कि इनका जन्म बिहार के मनेर में 1290 में हुआ था, जो कि सही कथन है। इनका संबंध फिरदौसी सिलसिला से था, ये भी पूरी तरह से सही है। इनके उपदेशों का संकलन मकुते बातें सदी में की गई है, ये भी सही है। और इनकी मृत्यु जो है वो बिहार शरीफ में हुई थी, ये भी एकदम सही है। तो ये सभी कथन सही है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे सही। 28 नंबर में ये औरंगजेब के समय बिहार में भयंकर अकाल का उल्लेख किस ब्रिटिश यात्री ने किया है? अगर ब्रिटिश यात्री बोलेगा तो जॉन मार्शल हो जाएगा, और अगर डच यात्री बोलेगा तो डी ग्रैफी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ब्रिटिश यात्री बोला है, तो ये हमारा जॉन मार्शल इसका सही आंसर हो जाएगा। और बर्नियर जो था, याद रखिएगा, बर्नियर जो था वो अंग्रेज के समय में आने वाला पहला जो है वो ब्रिटिश अधिकारी था, ब्रिटिश यात्री था। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, बोला मगध के किस शासक को पुराणों में सर्वक्षत्रांग कहा गया है? तो ये हो जाएगा महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक को। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, कौटिल्य ने राज के सप्तांग सिद्धांतों में किसे आंख कहा गया है? तो 30 नंबर का यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अमात्य यानी कि मंत्री को। तो इसमें देखिए सप्तांग मतलब 7 अंग शासन का बताया है, राज्य का 7 अंग शासन के 7 अंगों को यहाँ पे कौटिल्य ने तुलना किया है, जिसमें राजा को शीर्ष यानी कि सर, और अमात्य यानी कि मंत्री को आँख, जनपद को पैर, दुर्ग को भुजा, और कोष को मुख, और सेना या दंड को मस्तिष्क कहे हैं। और कौटिल्य के अनुसार ये अंग राज्य की रक्षा और संचालन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। 31 नंबर में ये वर्ष 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर नेपाल सरकार ने किस जेल में रखा था? तो ये हो जाएगा हनुमान नगर के जेल में। बाद में क्रांतिकारियों ने इस जेल पर हमला करके जयप्रकाश नारायण को छुड़ा लिया था। 32 नंबर में आइए, मई 1930 में पटना में किसकी अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग का गठन किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सर अली इमाम की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, 33 बोला कि चंपारण एग्रेरियन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, इसका हमेशा याद रखिए। अगर कितने सदस्य पूछेगा तो यहाँ पे 6 सदस्य हो जाते हैं, और एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य थे। याद रखिए इस क्वेश्चन में
33 में कि चंपारण एग्रेरियन समिति में एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य थे। तो यहाँ पे सदस्य केवल पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो FG सलाई। ये कई बार पूछता है कि अध्यक्ष कौन थे इसके, तो बहुत सारे लोग इसमें DJ रीड मार देते हैं, जो कि गलत होता है। वो सदस्य थे, DJ रीड जो थे वो सदस्य थे, जबकि इसके अध्यक्ष जो थे वो FG सलाई, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, उन्हीं को बनाया गया था। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध में निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित किया था। तो कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध कैप्टन ली ग्रांट के साथ लड़ा था 23 अप्रैल 1858 को। उसके बाद 2 दिन के बाद कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। 35 में ये बरदोली विजय संदेश है किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य जो पुस्तक है वो है रश्मिरथी, प्राणभंग, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका और द्वंद्व गीत और हारे को हरिनाम आदि। ये सब रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित रचना है। 36 में आइए, बिहार में राजकीय पक्षी उत्सव करलौ जो था वो वर्ष 2021 में मनाया गया था। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 37 का यहाँ पे देखिए, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1955 को हुई थी, सही है। यह योजना वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों पर लागू होता है, ये भी सही है। प्राइमरी कक्षा के बच्चों को 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान की जाती है, सही है। अपर प्राइमरी कक्षा के बच्चों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान की जाती है, ये भी सही है। यानी कि इसमें जो सभी कथन दिए गए हैं वो सही है, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी, तो ये सभी जानते हैं 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे। 39 नंबर में आइए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरुआत करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष पालेकर को। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है कि इसमें जो कृषि का जो है वो खर्चा बहुत ही न्यूनतम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करते हैं, और इसकी खोज जो थे वो सुभाष पालेकर ने किए थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो है महाराष्ट्र के किसान थे। 40 नंबर में, ये बिहार के कृषि विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहान। 41 में आइए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और अगर पूछेगा भारत में हरित क्रांति के जनक, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाएगा। और 20 में पूछेगा हरित क्रांति के जनक, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरेलॉक को माना जाता है। तो ये यहाँ पे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो रेपो रेट। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और अगर उधार लेगा तो रिवर्स रेपो रेट। 43 में आइए, बोला कि बिहार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 43 का इसका बोरा सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। बाकी इसमें सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है ये 44 में, बोरा बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर व्यय हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, तो 44 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 39,191.87 करोड़ रुपया, जो कि टोटल बजट का 16.5% होता है, सबसे ज़्यादा। 45 में ये आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, अगर आकस्मिक निधि पूछेगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 267 में, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा ये लोक लेखा निधि का किस में वर्णन है, तो लोक लेखा निधि बोलेगा तो वो 266 का 2 में वर्णन है। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में, बोला 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही असत्य जो हो जाएगा वो केवल बी हो जाएगा, आय अंतराल 40% नहीं 45% है, जबकि यहाँ पे सभी जो दिया गया है वो सही है।
47 नंबर आइए, बोला भारत के सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और ये जो है ये राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्री गंगानगर से होकर गुजरात से गुजरती है। और यह नहर पंजाब में ब्यास एवं सतलज नदी के संगम के निकट हरी के बराज से निकलती है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ अत्यधिक उच्च बंधुता दर्शाती है? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देख ले ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में, बोला किस विटामिन को नियासिन के नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B3 को नियासिन या फिर इसको निकोटिनेमाइड कहा जाता है। और B1 को आप लोग को थायमिन कहा जाता है, B2 को आपको राइबोफ्लेविन कहा जाता है और B6 को जो है वो पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो यहाँ पे देख ले ऑप्शन ए जो है विटामिन ए का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट आइए 51 नंबर में, 51 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें एवं गलत कथन का चयन करें। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा गलत कथन है। तो 51 का हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ओ रक्त समूह सर्वदाता है, सही है। AB रक्त समूह सर्वग्राही है, यानी सभी से ब्लड ले सकता है, सही है। रक्त समूह AB पर कोई एंटीबॉडी नहीं होता, सही है। AB में एंटीबॉडी नहीं जबकि एंटीजन होता है। रक्त समूह की खोज विलियम हार्वे ने की है। विलियम हार्वे जो है वो रक्त संचरण का खोज की है, ना कि रक्त समूह का। अगर रक्त समूह बोलेगा तो इसका हो जाएगा लैंडस्टीनर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। 52 नंबर में आइए, निम्न में से किस रोग की पहचान के लिए BMD परीक्षण किया जाता है? तो BMD का यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है बोन मिनरल डेंसिटी। और ये जो है ये अस्थि की भंगुरता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 53 नंबर पे, यहाँ पे बुरा आविष्कार और इसके आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पे खोज होना चाहिए ना कि आविष्कार। तो यहाँ पे खोज, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो 53 के यहाँ पे आप लोग एक एक करके देख ले। बैक्टीरिया की जो खोज है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी, तो ए का 2 हो जाएगा। हृदय प्रत्यापन की खोज किसने की थी? तो बी का 1 हो जाएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड। प्राकृतिक वरण का पहले आइए यहाँ पे पुनरावर्तन का, तो पुनरावर्तन का अर्नेस्ट हेकल हो जाएगा। तो डी का 3 और प्राकृतिक वरण का आप लोग जानते हैं चार्ल्स डार्विन। तो इस तरह से करके 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि 2 1 4 3। 54 में आइए, शरीर का तापक्रम निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो 54 का याद रखिएगा, भूख, प्यास, तापक्रम नियंत्रण, प्यार और घृणा और जल के उपापचय, पसीना आदि का नियंत्रण जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। 55 में आइए, रक्त में अम्लीयता बढ़ने से हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्त में अगर अम्लीयता बढ़ेगा तो हृदय गति बढ़ जाएगी और अम्लीयता घटेगी तो हृदय गति घट जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में, हृदय की धड़कन का नियंत्रण निम्न में से किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो यहाँ पे थायरॉक्सिन और एड्रिनल का स्वतंत्र रूप से जो है हृदय की धड़कन का नियंत्रण करते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ए और बी बोथ। 57 का ये आधुनिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है? तो ये लिनियस को कहा जाता है, ऑप्शन ए। 58 नंबर है ये इजी है, रेशम कीट पालन हो जाएगा सेरीकल्चर, सही है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, सही है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, सही है। शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी, माइकोलॉजी जो है वो कवक का यानी कि फंगस का होता है, जबकि शैवालों का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। तो डी यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 59 नंबर में, जीव द्रव्य में निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन, क्योंकि कारण क्या है कि जीव द्रव्य में करीब 80% जल पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 76% होता है। तो यहाँ पे जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है।
नेक्स्ट है ये 60 नंबर में नाशपाती का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्पासन। नेक्स्ट है ये 61 नंबर में बादल और कोहरा किस कोलाइडी विलियन के अंतर्गत आते हैं? तो 61 का यहाँ पे आप लोग याद कर ले अच्छे से। 61 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव एरोसेल। और द्रव एरोसेल में क्या होता है कि गैस में द्रव, द्रव एरोसेल में याद रखिएगा गैस में द्रव। और वहीं अगर वायु धुआं बोलेगा तो ये हो जाएगा गैस में ठोस। नेक्स्ट है ये 62 नंबर में शरीर के किस स्थान पर मामूली कट जाने पर रक्त स्कंदन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिटकिरी और फेरिक ऑक्साइड ये दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 में विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो 63 का यहाँ पे सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फ्लिंट कांच। देखिए कैमरा रहेगा या फिर दूरबीन रहेगा, यानी कि दूरबीन का लेंस, और विद्युत बल्ब रहेगा तो ये फ्लिंट कांच हो जाएगा। जबकि अगर धूप चश्मा बोलेगा तो ये क्रूक्स कांच हो जाएगा, और प्रयोगशाला में उपयोग करने वाली कांच हो जाएगा तो वो पायरेक्स हो जाएगा। 64 नंबर में ये यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व इसका बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 65 नंबर में निम्न में से किस धातु का संक्षारण नहीं होता है? तो याद रखें दो ऐसा धातु है जिसका संक्षारण नहीं होता है, वो है सोना और प्लेटिनम। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन ई। 66 में ये मांसपेशियों में किस अम्ल की अधिकता के कारण थकान का अनुभव होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल जम जाता है, उसके कारण थकान का महसूस होता है। 67 आइए दांतों का इनामेल निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम फास्फोरेट से, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 68 बोल रहा है कि निम्नलिखित बेमेल जोड़े की पहचान करें। तो बेमेल जोड़े यानी कि कौन सा इसमें गलत जोड़ा है उसके हम लोग को पहचान करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सोडियम जो है चिली सॉल्ट पीटर सही है, इसका ये एस्क है। टीन का एस्क जो है कैसिटेराइड है, ये भी सही है। तांबा का जो है क्यूप्राइट है एस्क, ये भी सही है। निकेल का नीले लाइट नहीं है, याद रखिएगा ये मीले लाइट है, ठीक है, मीले राइट। नेक्स्ट आइए तो ऑप्शन डी ही इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 69 में गैसोई गैस में मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो ये हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में प्राकृतिक रबड़ को वल्कनीकरण करने हेतु किसके साथ मिलाकर गर्म किया जाता है? तो ये सभी जानते हैं, ऑप्शन बी सल्फर हो जाएगा। यानी प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। 71 नंबर में ये प्राथमिक इंधरूस में अंदर की तरफ कौन सा रंग होता है? तो भिब्जियोर यानी कि बैगनी हो जाएगा अंदर की ओर और लाल हो जाएगा बाहर की ओर। और प्राथमिक इंधनुष यानी कि 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होगा तो प्राथमिक इंधनुष बनेगा। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में निम्नलिखित में से 72 नंबर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है? यानी कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी से बदलने में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए डायोड बल्ब का यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आइए 73 में नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे कैडमियम और बोरॉन का छड़ जो है इसको नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 74 नंबर पे यहाँ पे सूची को मिलान करना है, तो क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा मैक्स प्लांक, एक्सरे हो जाएगा रॉन्सन, ट्रायड बल्ब जो हो जाएगा ट्रायड यानी कि ट्रांजिस्टर बल्ब हो जाएगा आपका लीडी फॉरेस्ट, और सापेक्षता का सिद्धांत हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी कि 74 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए इस टेस्ट 1 का पार्ट 1 में आपका ये आखिरी क्वेश्चन है। जल्दी इसका जो बचा क्वेश्चन रहेगा वो पार्ट 2 में करवाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको अच्छा लग रहा होगा सेट, और आप लोग इसका पूरा टेस्ट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब कंटिन्यू इस पर टेस्ट सीरीज बीपीएससी के लिए चलाया जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कटे हीरे की चमक का प्रमुख कारण क्या होता है? तो ये तो आप लोग जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अगर पूछेगा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स पूछेगा तो 2.42 मारिएगा, और क्रिटिकल एंगल जो होता है हीरा का वो 24 डिग्री होता है, ये भी याद रखिएगा दोनों पॉइंट। ठीक है, तो जल्द आशा करते हैं ये टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बहुत पसंद आ रही होगी, और उम्मीद करते हैं आप लोग आगे भी इस तरह हमारे इस चैनल को प्यार देते रहेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं इस पे अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में 75 से लेकर 150 क्वेश्चन तक में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।